हम लोग गुप्त काल पढ़ रहे थे। ठीक, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? गुप्त काल। गुप्त काल में हम लोगों ने कल क्या पढ़ा? गुप्त काल का परिचय। इसी परिचय के साथ हम लोगों ने पढ़ा कि गुप्तों का उदय कैसे हुआ। गुप्त का उदय कैसे हुआ, गुप्त ने अपना राज्य कैसे स्थापित किया। उसके बाद हम लोगों ने गुप्त का स्रोत पढ़ा। स्रोत में हम लोगों ने साहित्य पढ़ा और पुरातात्विक पढ़ा। दोनों प्रकार का स्रोत पढ़ा। साहित्यिक स्रोत में जैसे एक दो और मैं बता देता हूं, जैसे कामंदक भी एक थे लेखक, उनकी किताब का नाम था नीति सार। कामंदक की किताब का क्या नाम था? नीति सार। तो ध्यान में लिखिएगा। और अमर सिंह ने भी एक किताब लिखा था, इस किताब का नाम था अमरकोश। ठीक। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि कालिदास ने भी एक किताब कालिदास से कुछ किताब का चर्चा मैंने किया था, शायद कुमार संभव का चर्चा मैंने नहीं किया था। तो कालिदास ने कुमार संभव लिखा, कामंदक ने नीति सार लिखा, अमर सिंह ने अमरकोश लिखा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज और बताना चाह रहा था मैं कि जो पुराण है, जैसे वायु पुराण है, तो वायु पुराण से हमें गुप्त काल की जानकारी मिलती है। याद रखिएगा, वायु पुराण से हमें किस काल की जानकारी मिलती है? गुप्त काल की। विष्णु पुराण से हमें किस काल की जानकारी मिलती है? तो मौर्य काल की। और वायु पुराण और मत्स्य पुराण से हमें सातवाहन काल की जानकारी मिलती है। ठीक, वायु पुराण से हमें गुप्त काल की जानकारी मिलती है, विष्णु पुराण से हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है, और मत्स्य पुराण से हमें सातवाहन काल की जानकारी मिलती है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पुरातात्विक स्रोत में मैंने सारा बता ही दिया था। एक मैं चाह रहा हूं कि आपको और बता दूं। कल बताते समय मैंने बताया था स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख, है ना, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख जो गाजीपुर में है। तो हूण आक्रमण की भी सूचना इससे मिलती है और पुष्यमित्र का भी आक्रमण का उल्लेख इसी में है। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख में ही हूण आक्रमण की भी चर्चा है और पुष्यमित्र आक्रमण की भी चर्चा है। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में सिर्फ हूण आक्रमण की सूचना है और गुजरात के राज्यपाल, वहां सौराष्ट्र का जो राज्यपाल है पर्णदत्त की चर्चा है, उसमें पुष्यमित्र का उल्लेख नहीं है। शायद मैंने कल बोल दिया है कि स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में पुष्यमित्र जाति का, लेकिन वहां पर पुष्यमित्र जाति का नहीं, वहां स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में सिर्फ हूण आक्रमण की सूचना है और पर्णदत्त की सूचना है, जो राज्यपाल है सौराष्ट्र का, काठियावाड़ प्रांत का। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से ही पुष्यमित्र का भी आक्रमण का उल्लेख है और हूण आक्रमण का भी उल्लेख है। इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्लियर? मैं एक दो चीज और आपको कहना चाह रहा था कि हिप्पालॉस ने जो मानसून हवाओं की खोज किया, हिप्पालॉस ने जो मानसून हवाओं की खोज किया, तो भारत और रोम के बीच व्यापार पहले जो होता था, हिप्पालॉस के मानसून की खोज के पहले ज्यादा व्यापार स्थल मार्ग से होता था। ठीक, लेकिन अब क्या हुआ, हिप्पालॉस ने जब मानसून हवाओं की खोज कर दी तो भारत और रोम के बीच जो है समुद्री मार्ग से ज्यादा व्यापार होने लगा। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का बात है जो मैंने आपको बता दिया। मेरे कहने का अर्थ यह था कि हिप्पालॉस ने जो मानसून हवाओं की खोज की, उसके पहले जो है भारत और रोम के बीच जो व्यापार होता था वो स्थल मार्ग से ज्यादा होता था, लैंड रूट से ज्यादा होता था। लेकिन जो समुद्र, अब जो जब मानसून हवाओं की खोज हो गई, हिप्पालॉस ने कर दिया, तो उसके बाद जो है वो समुद्री मार्ग से ज्यादा होने लगा भारत और रोम के बीच में। ये कुछ बैक का क्वेश्चन था जो मैं सोच रहा था कि आपको डील कर दूं। अब हम लोग आते हैं गुप्त साम्राज्य पर। अब गुप्त साम्राज्य में आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह है उसका राजनीतिक जो है। सबसे पहला पॉइंट कि गुप्त कौन जाति के थे, गुप्तों की जाति कौन सी थी। सबसे पहला पॉइंट कि गुप्त की जाति कौन सी थी, कौन जात के थे, ये कास्ट क्या था। तो देखिए, केपी जायसवाल है, केपी जायसवाल है, ये गुप्त को जाट कहते हैं। गुप्त कहां के थे? जाट थे, पंजाब के। ये केपी जायसवाल का कहना है।
और रोमिला थापर जो एक इतिहासकार है, जेएनयू में कभी हिस्ट्री की अच्छी प्रोफेसर रह चुकी है, तो ये कहती हैं कि गुप्त वैश्य थे। ठीक, गुप्त वैश्य थे। एनसीईआरटी भी जो है वो गुप्तों को वैश्य साबित करता है, गुप्त को वैश्य साबित करता है। ठीक, लेकिन गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको कहते हैं, उनकी बेटी का नाम है प्रभावती गुप्त। क्या नाम है बेटी का नाम? प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त का एक अभिलेख है पूना ताम्रपत्र लेख। पूना ताम्रपत्र लेख। इस प्रभावती गुप्त ने इस पूना ताम्रपत्र लेख में कहती है कि मैं धरणी गोत्र की ब्राह्मण हूं, मैं धरणी गोत्र की ब्राह्मण हूं, और मेरे पति जो रुद्रसेन वाकाटक राजा हैं, रुद्रसेन द्वितीय हैं, वो जो है विष्णुवर्धी गोत्र की ब्राह्मण है। विष्णुवर्धी ब्राह्मण गोत्र के ब्राह्मण है। विष्णुवर्धी मतलब पूना ताम्रपत्र लेख में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जो पुत्री है प्रभावती गुप्त, वह यह कहती है कि मेरे पति, मैं धरणी गोत्र की ब्राह्मण हूं, और मेरे पति जो वाकाटक राजा हैं रुद्रसेन द्वितीय, वो विष्णुवर्धी गोत्र के ब्राह्मण है। इसका अर्थ है कि अधिकांश विद्वानों ने कहा कि ये ब्राह्मण थे। लेकिन ये जो गुप्त टाइटिल है, ये गुप्त टाइटिल या गुप्ता, ये वैश्यों की ही टाइटिल है। ठीक, इसलिए एनसीईआरटी जो है इस निष्कर्ष पर आता है कि ये वैश्य थे, ये वैश्य थे। ठीक, यहां तक समझने में कोई दिक्कत? अगर आपसे पूछा जाए परीक्षाओं में कि गुप्त कौन जाति के थे, तो आप वैश्य दीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी यही मानता है, 12वीं क्लास की जो एनसीईआरटी है वही मानता है कि यह वैश्य थे। उसके बाद ये गुप्त थे कौन? तो गुप्त जो थे कुषाण के सामंत थे। कुषाण के कौन थे? सामंत थे, और उत्तर प्रदेश में ही सामंत होंगे, उत्तर प्रदेश में सामंत होंगे। ठीक, कुषाण के ही संबंधी जो थे मुरुंड थे, कुषाण के ही संबंधी मुरुंड थे, और इन लोगों ने मध्य देश पर कब्जा कर लिया था। बहुत दिन तक मध्य देश पर इन्होंने कब्जा किया। उत्तर प्रदेश पर गुप्तों ने कुषाणों से अपना स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लिया। तो गुप्त जो है उत्तर प्रदेश के कुषाण के सामंत थे, और गुप्त के जो अधिकांश अभिलेख भी जो मिले हैं वो उत्तर प्रदेश से ही मिले हैं। गुप्तों के अधिकांश अभिलेख कहां से मिले हैं? उत्तर प्रदेश से ही मिले हैं। यह भी हमें ध्यान रखना चाहिए। गुप्त के अधिकांश अभिलेख कहां से मिले हैं? उत्तर प्रदेश से ही मिले हैं, और फिर बिहार, और फिर ये दक्षिण की ओर बढ़े, मध्य प्रदेश, और बहुत आगे भी बढ़े। मैं बताऊंगा कैसे कैसे। अब यह है कि गुप्त में सबसे जो पहला ऐतिहासिक पुरुष है उनका नाम है श्रीगुप्त। मतलब गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त है। इनका समय है 240 एडी से 280 एडी तक। गुप्त वंश का गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त है, जिनका समय है 240 एडी से 280 एडी। ये कुषाण के सामंत रहे होंगे, लेकिन इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन ये गुप्तों के प्रथम ऐतिहासिक पुरुष हैं। श्रीगुप्त के बाद राजा बने घटोत्कच, जो इनका बेटा था, और घटोत्कच का समय 280 एडी से 319 एडी तक। ये हमें गुप्तों के अभिलेख से हमें जानकारी मिलता है। घटोत्कच के बाद जो राजा बनते हैं वो चंद्रगुप्त प्रथम राजा बनते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम का समय है 319 एडी से 335 एडी। चंद्रगुप्त प्रथम का समय कब से कब है? 319 एडी से 335 एडी तक चंद्रगुप्त का समय है, चंद्रगुप्त प्रथम का समय। चंद्रगुप्त प्रथम का जो समय है 319 से 335 ईस्वी तक, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहला काम क्या किया कि वैशाली की राजकुमारी, वैशाली या लिच्छवी की, इसको लिच्छवी कहिएगा, लिच्छवी की राजकुमारी
कुमार देवी से विवाह किया। किसे विवाह किया? कुमार देवी से विवाह किया। कुमार चंद्रगुप्त प्रथम ने किसे विवाह किया? कुमार देवी से विवाह किया। ठीक। और इसी से कुमार देवी से चंद्रगुप्त प्रथम को समुद्रगुप्त पुत्र हुआ। समुद्रगुप्त पुत्र हुआ। ठीक। वैशाली या ऋषि राजकुमारी से इसने शादी किया। इसकी जानकारी हमें कैसे मिलता है? तो एक सोना का सिक्का मिला है। एक सोना का सिक्का मिला है। उस सिक्का पर एक तरफ चंद्रगुप्त प्रथम का चित्र है और दूसरी तरफ लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का चित्र है। कुमार देवी का चित्र है। चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले महाराजा धीराज का उपाधि लिया। किसका उपाधि लिया? महाराजा धीराज का उपाधि लिया। सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज का उपाधि लिया। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त प्रथम ही है। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम ही है। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 एडी में गुप्त संवत का शुरुआत किया। गुप्त संवत कब से शुरू हुआ? 319 एडी में। 319 एडी में यह गुप्त संवत का शुरुआत है। 319 एडी में। मतलब चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में सूचना यह है कि उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। उसने सोने का सिक्का, सबसे पहले सिक्का जारी करने वाला अगर कोई शासक था तो वह चंद्रगुप्त प्रथम ही था। दूसरा बात है कि सोना का सिक्का भी जारी किया है और सबसे पहले तांबा का सिक्का भी चंद्रगुप्त प्रथम ने ही जारी किया है। इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये बहुत ही रेयर फैक्ट्स है। उत्तर प्रदेश से पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले तांबा का सिक्का जारी करने वाला शासक कौन था, तो वो चंद्रगुप्त प्रथम ही था। ठीक। और इसने सबसे पहले सिक्का जारी किया, महाराजा धीराज का उपाधि लिया, गुप्त संवत की शुरुआत की। ये सब इसका कुछ काम है। और फिर चंद्रगुप्त प्रथम जो है राज सिंहासन त्याग देता है अपने पुत्र के पक्ष में। इसके पुत्र का नाम है समुद्रगुप्त। इसके पुत्र का नाम क्या है? समुद्रगुप्त नाम है। ठीक। अब हम लोग समुद्रगुप्त की चर्चा करेंगे। अब हम लोग समुद्रगुप्त की चर्चा करेंगे। समुद्रगुप्त का चर्चा हम लोग करेंगे। समुद्रगुप्त का सबसे ज्यादा अच्छा जानकारी हमें मिलता है प्रयाग प्रशस्ति से। किससे जानकारी मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति के। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त का संधि विग्राहक मंत्री था। समझाएंगे संधि विग्राहक क्या होता है। संधि विग्राहक मंत्री था हरिसेन। इसने ही प्रयाग प्रशस्ति लिखा था। इसने ही प्रयाग प्रशस्ति लिखा था समुद्रगुप्त का। ठीक। ये प्रयाग प्रशस्ति के बारे में आप जानते ही हैं कि ये पहले कौशाम्बी में था और इसको अकबर के कहने पर जहांगीर ने प्रयागराज के किले में या इलाहाबाद के किले में इसको स्थापित कर दिया। ठीक। और इस पर जो है यह पहले अशोक का अभिलेख था, तो अशोक का भी अभिलेख हो गया, इस पर समुद्रगुप्त का भी अभिलेख हो गया, इस पर जहांगीर का भी अभिलेख है और इस पर बीरबल का भी लेख है। इस पर 4 लोगों का लेख है। जो प्रयाग प्रशस्ति है उस पर अशोक का भी लेख है, समुद्रगुप्त का भी लेख है, जहांगीर का भी लेख है और बीरबल का भी लेख है। ठीक। यह जो है संस्कृत में लिखा हुआ है। प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा हुआ है? संस्कृत में लिखा हुआ है और चंपू शैली में लिखा हुआ है। किस शैली में लिखा हुआ है? चंपू शैली में लिखा हुआ है। चंपू काव्य शैली में लिखा हुआ है, कविता के रूप में लिखा हुआ है। इसमें जो 7वां श्लोक है वह समुद्रगुप्त को के विजय पर वर्णन करता है। समुद्रगुप्त का विजय अभियान का वर्णन करता है। समुद्रगुप्त का विजय अभियान का वर्णन करता है। ठीक। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? समुद्रगुप्त का जो समय है वो 335 एडी से 380 एडी तक है। समुद्रगुप्त का समय कब से कब तक है? 335 एडी से 380 एडी तक। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। प्रयाग प्रशस्ति में प्रशस्ति का अर्थ हो गया प्रशंसा। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। क्यों कहा गया होगा?
क्योंकि ये कुमार देवी का बेटा था। दोहित्र का अर्थ हुआ मतलब लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का बेटा था, इसलिए इसको प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र भी कहा गया। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के 7वें श्लोक में विजय अभियान का वर्णन है और इसको समुद्रगुप्त ने 5 चरणों में भारत को जीता। संपूर्ण भारत को समुद्रगुप्त ने 5 चरण में जीता। कौन कौन चरण में जीता? तो सबसे पहले उसने आर्यावर्त को जीता। समुद्रगुप्त ने सबसे पहले किसको जीता? आर्यावर्त को जीता। आर्यावर्त के 9 राजाओं को हराया। ठीक। और आर्यावर्त के जब 9 राजाओं, पहला विजय आर्यावर्त के 9 राजाओं को हराया। और यह जो है प्रयाग प्रशस्ति के 7वें श्लोक में है और 21वां जो पंक्ति है उसमें जो है 7वें श्लोक के 21वां पंक्ति में यह जो है आर्यावर्त विजय का चर्चा है, जिसमें उसने 9 राजाओं को हराया था। इसमें जो इंपॉर्टेंट था वो कौन कौन थे वो जान लीजिए। तो 9 राजाओं में इंपॉर्टेंट थे अहिच्छन। अहिच्छन जानते ही होंगे, आप लोगों को बताया था, है ना। अहिच्छन के राजा थे अच्युत। अहिच्छन के राजा कौन थे? अच्युत। चंपावती के राजा थे नागसेन और विदिशा के राजा थे गणपति नाथ। ये 3 राजा इंपॉर्टेंट थे और इसको समुद्रगुप्त ने हराया। आर्यावर्त के 9 राजाओं को हराया और उसकी 21वां पंक्ति में 7वें श्लोक के 21वां पंक्ति में आर्यावर्त के जो राजाओं को हराने का उल्लेख है उसमें अहिच्छन के राजा अच्युत, चंपावती के राजा नागसेन और विदिशा के राजा गणपति नाथ थे। इसको पहला चरण में इसने हटाया। और यहां पर इसने जो समुद्रगुप्त ने जो नीति अपनाया उसको कहते हैं राज्य परशोभद्रन की नीति। राज्य परशोभद्रन की नीति, इसका अर्थ हुआ कि आर्यावर्त का अर्थ हुआ उत्तरी भारत के राज्यों को जबरदस्ती जीत कर अपने राज्य में मिला लिया। जबरदस्ती जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। उत्तर भारत के 9 राज्यों को इसने जीता और अपने राज्य में मिलाया। ठीक। इसको राज्यों परशोभद्रन की नीति कहा जाता है। परशोभद्रन की नीति कहा जाता है, जबरदस्ती जीतना, है ना। यहां पर इसने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। उसके बाद दूसरा विजय है, इसने दक्षिण भारत के 12 राज्यों को हराया। उसके बाद दूसरा में क्या है? दक्षिण भारत के 12 राज्यों को हराया। ठीक। दक्षिण भारत के 12 आर्यावर्त के 12 राज्यों को और दक्षिण भारत के उत्तर भारत आर्यावर्त के 9 राजाओं को, दक्षिण भारत के 12 राजाओं को हराया। और यहां पर कौन कौन राज्य को हराया जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूं। पल्लव राज था। पल्लव की राजधानी कांची तक समुद्रगुप्त पहुंच गया था और यहां का राजा था विष्णुगुप्त। यहां का राजा कौन था? विष्णुगुप्त। धनंजय कुंतलपुर का राजा था। नीलराज और एक राजा था अवमुक्त का राजा था। नीलराज कहां का राजा था? अवमुक्त का राजा था। ये 3 राजाओं को इसने पराजित किया था। काफी इंपॉर्टेंट राजा है। ठीक। थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा। दक्षिण भारत के 12 राज्यों को पराजित किया। इसमें पल्लव के राजा जिसकी राजधानी कांची थी वो विष्णुगुप्त, वहां तक विष्णुगुप्त था राजधानी। कुंतलपुर का राजा धनंजय था और नीलराज अवमुक्त का राजा था। ये दक्षिण भारत के 3 प्रमुख राज्य थे और इन तीनों राज्यों को समुद्रगुप्त ने पराजित किया। यहां पर जो समुद्रगुप्त ने नीति अपनाया, ग्रहण, पहले जीता फिर मोक्ष, फिर छोड़ दिया, लेकिन कहा कि अनुग्रह पर रहो, मेरे दया पर जियो। कौन सा नीति है? ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह। मतलब जैसे आर्यावर्त के राजाओं को जबरदस्ती जीता, परशुभद्रन किया, लेकिन यहां पर क्या किया? जीता फिर छोड़ दिया और कहा कि मेरी दया पर
तुम लोग जियो। उसके बाद तृतीय चरण में है कुछ गणतंत्र को पराजित किया। तृतीय चरण में क्या किया? कुछ गणतंत्र को पराजित किया। जो पंजाब के गणतंत्र थे, जैसे अर्जुन नायन हुए, मालव हुए, योद्धे हुए, कुनिंद हुए, सीवी हुए, ये सब जो कुछ राज गणतंत्र थे उसको समुद्रगुप्त ने समाप्त कर दिया। भारत से गणतंत्र को अंतिम रूप से पराजित करने वाला कोई राजा था तो वो समुद्रगुप्त ही था। यहां पर इसने जो नीति अपनाया वह था कि ज्यादा टफ नीति नहीं अपनाया गणतंत्र के साथ, लेकिन उसके बाद है विदेशी राजाओं के साथ। विदेशी राज्यों के साथ जैसे समतट हुआ, डवाक हुआ, नेपाल हुआ, खस हुआ, कर्तिपुर हुआ, ये सब जो थे राज्य, ये विदेशी राज्य थे। तो इनको कहा कि आप जो है कन्योपायन मतलब आप अपनी पुत्री का शादी कराइए गरुड़ मंडतीकृत, मतलब गरुड़ का जो मुहर होता है उस पर आपका साइन होना चाहिए। बेटी से शादी कराना होगा, गरुड़ मतलब चूंकि इनका राजकीय चिन्ह गरुड़ था तो उसका हस्ताक्षर चाहिए, उसी पर लिखा हुआ हस्ताक्षर चाहिए। और आत्मनिवेदन, और आप आत्मनिवेदन कीजिए। ये इन्होंने यहां पर विदेशी राज्यों के साथ ये नीति अपनाया था। पांचवा है जो अफगानिस्तान में शक और कुषाण था उसको इसने अंतिम रूप से पराजित किया। ठीक, अफगानिस्तान में उसने जो शक और कुषाण था उसको अंतिम रूप से पराजित किया। एक चीज मैं और बताना चाहता हूं कि जो दूसरा विजय था जो दक्षिण भारत में हराया था राज्यों को, तो उसमें जो है आपको एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना भूल गया कि जिस प्रकार आर्यावर्त में 7वें श्लोक में 21वें पंक्ति में आर्यावर्त की विजय का उल्लेख है, उसी प्रकार 19वें और 20वें पंक्ति में दक्षिण विजय का वर्णन है। ठीक, हेमचंद राय चौधरी जो थे इतिहासकार हैं, हेमचंद राय चौधरी ने समुद्रगुप्त के दक्षिण विजय को धर्म विजय भी कहा है, इसको याद रखिएगा। हेमचंद राय चौधरी जो इतिहासकार है उन्होंने समुद्रगुप्त के दक्षिण विजय को धर्म विजय भी कहा है, और दक्षिण विजय का चर्चा भी 7वें श्लोक में ही है, लेकिन 19वें और 20वें पंक्ति में है। ठीक, और उसका जो है चर्चा आर्यावर्त का जो है वह 21वें पंक्ति में है, 7वें श्लोक के 21वें पंक्ति में। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। जब समुद्रगुप्त ने इन 5 विजय क्रम का 5वां चरण पूरा किया तो उसने अश्वमेध यज्ञ किया। उसने क्या किया? अश्वमेध यज्ञ किया, और अश्वमेध पराक्रम का उपाधि लिया। अश्वमेध यज्ञ किया, अश्वमेध पराक्रम का उपाधि लिया, पराक्रम का उपाधि लिया, और अश्वमेध प्रकार का सिक्का भी जारी किया। अश्वमेध प्रकार का सिक्का भी जारी किया। ये सब उसने किया। इसने जो सिक्का जारी किया उस पर एक तरफ समुद्रगुप्त की रानी दत्तरानी का चित्र है और दूसरी तरफ समुद्रगुप्त का चित्र है। दूसरी तरफ किसका चित्र है? समुद्रगुप्त का चित्र है। मेरे ख्याल से आप लोगों को यहां तक समझने में दिक्कत नहीं हो रहा होगा। समुद्रगुप्त ने कुछ उपाधि भी लिया, जैसे अश्वमेध पराक्रम का उपाधि लिया, अप्रतिरथ का उपाधि लिया, प्रक्रमांक का उपाधि लिया, विक्रमांक का उपाधि लिया, परम भागवत का उपाधि लिया। ठीक, ये सब समुद्रगुप्त ने उपाधि लिया। अप्रतिरथ, पराक्रमांक, विक्रमांक, अश्वमेध पराक्रम, परम भागवत। देखिए परम भागवत उपाधि पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है।
क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले किस गुप्त शासक ने परम भागवत का उपाधि लिया? तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश और जो यूपीएससी है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इसका आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय को जाता है। परम भागवत की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने सबसे पहले लिया, लेकिन यूजीसी नेट जो अपना आंसर जारी करता है उसमें कहता है कि नहीं, समुद्रगुप्त ने ही सबसे पहले परम भागवत का उपाधि लिया था। ठीक, तो आपको इसमें बात समझिए, यूजीसी के अनुसार परम भागवत का उपाधि लेने वाला पहला शासक समुद्रगुप्त था, लेकिन लोक सेवा आयोग जो है परम भागवत का उपाधि लेने वाला पहला गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को मानता है। क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। इसने कुछ सिक्कों भी जारी किया, समुद्रगुप्त ने कुछ सिक्के जारी किए, जैसे व्याघ्र प्रकार के सिक्के, अश्वमेध प्रकार के सिक्के, ये तो मैंने बता ही चुका है। उसके बाद गरुड़ प्रकार के सिक्के, ये सब सिक्का उन्होंने जारी, वीणा बजाते हुए सिक्के। देखिए, समुद्रगुप्त जो है वीणा बजाता था और समुद्रगुप्त को कविराज का उपाधि भी दिया गया है। ठीक, समुद्रगुप्त को कविराज का उपाधि भी दिया गया है। समुद्रगुप्त को धर्मीबंध भी कहा जाता है, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला, उसको धर्मीबंध का उपाधि भी दिया जाता है। और समुद्रगुप्त को पृथ्वी का प्रथम वीर भी कहा जाता है, पृथ्वीस्य प्रथम वीर भी किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। पृथ्वी का पहला वीर, है ना, ये समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है, और पूरे पृथ्वी को जीतने वाला धर्मीबंध। समुद्रगुप्त के जो एक विजेता का सभी अच्छे गुण थे, तो इसलिए समुद्रगुप्त को एक इतिहासकार है विंसेंट आर्थर स्मिथ, बीए स्मिथ, इतिहासकार हैं, इन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। समुद्रगुप्त को क्या कहा? भारत का नेपोलियन कहा। समुद्रगुप्त के दरबार में वसुबंधु नामक बौद्ध विद्वान रहता था। वसुबंधु नामक बौद्ध विद्वान रहता था। ठीक, श्रीलंका का राजा था मेघवर। श्रीलंका का राजा कौन था? मेघवर। वह समुद्रगुप्त से कहा कि गया में हमको बौद्ध मठ बनाना है, इसलिए आप हमको जमीन दान में दीजिए। तो समुद्रगुप्त ने मेघवर, श्रीलंका के राजा मेघवर्म को गया में बौद्ध मठ बनाने की अनुमति दिया था। तो ये सब आपको, समुद्रगुप्त ने ताम्रलिप्ति को भी जीता, बंदरगाह को। ताम्रलिप्ति बंदरगाह समुद्रगुप्त ने इसलिए जीता क्योंकि दक्षिण पूर्वी एशिया से जो व्यापार होता था, वो चाहे श्रीलंका से व्यापार होता था, वो ताम्रलिप्ति बंदरगाह से ही होता था, इसलिए समुद्रगुप्त ने इस राज्य को जीत लिया। ये सब समुद्रगुप्त का विजय अभियान है। समुद्रगुप्त के 380 तक राजा बनता है, 380 ईडी तक। यही है समुद्रगुप्त के बारे में आपके पास जानकारी। इस प्रकार अब समुद्रगुप्त के बाद हम लोग का जो आगे के जो राजा हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।